नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। खबरों की शुरुआत करते हैं झारखंड से। सबसे पहले खबर झारखंड से ऐसी खबर है जो सिस्टम की पूरी तरह से पोल खोलती हुई नजर आ रही है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। अस्पताल ने एम्बुलेंस नहीं दिया तो पुलिस अपनी गाड़ी के पीछे स्ट्रेचर पर लाश को बांधकर हाईवे से थाने लेकर गई। दरअसल मांडू थाना के रात करीब 12 बजे फोन पर सूचना मिली कि बलसगरा मोड़ के पास एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया। बाइक सवार रामेश्वर राम के ट्रक की चपेट में आने की वजह से दरअसल मौत हो गई थी। इस हादसे में शव की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। सूचना के बाद मांडू पुलिस ने मांडू अस्पताल के डॉक्टरों से शव को घटनास्थल से लाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन एम्बुलेंस नहीं थी। पुलिस अस्पताल से सिर्फ स्ट्रेचर लेकर घटनास्थल पर पहुंची और लाश को स्ट्रेचर पर ही रखकर अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर थाने ले आई। तस्वीरें आप देखिए। पुलिस और अस्पताल दोनों का अमानवीय चेहरा रामगढ़ में देखने को मिला है। पहले तो एम्बुलेंस नहीं थी और उसके बाद पुलिस की हरकत, किस तरह से लाश को स्ट्रेचर पर रखा और उसी को अपनी गाड़ी में बांधकर लेकर गई है। तो तस्वीरें जाहिर तौर पर कई सारे सवाल भी खड़े कर रही हैं और ये बताने की जरूरत नहीं कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी संवेदनहीनता इसे कहा जा सकता है कि एक शव को एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाती है। एम्बुलेंस अगर वहां पर मौजूद नहीं था तो क्या उसका इंतजाम नहीं किया जा सकता था? जयंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, बहुत ही शर्मनाक तस्वीर से कहा जा सकता है। पहले तो एम्बुलेंस मौजूद नहीं होती है और उसके बाद पुलिस का ये अमानवीय कृत्य कि स्ट्रेचर पर लाश को डाल देती है और अपनी गाड़ी में उसको बांध कर लेकर जाती है। सिरंदा, ये रामगढ़ जिले का ये अमानवीय चेहरा देखने से साफ नजर आता है कि सभी एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू कर दिए हैं। पुलिस विभाग आरोप लगा रहा है, स्वास्थ्य विभाग वाहन नहीं दिया और स्वास्थ्य विभाग पुलिस विभाग पर आरोप लगा रहा है। आरोप का दौर चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जयंत, ये जानना चाहूंगी, क्या वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है? और उस वक्त अगर एम्बुलेंस नहीं थी तो क्यों नहीं थी? कितने एम्बुलेंस है वहां पर अस्पताल में? सिरंदा, वहां पर एक एम्बुलेंस की बात कही जा रही है। जो वहां मेडिकल ऑफिसर है उनके अनुसार एक एम्बुलेंस है और उनका कहना है कि एम्बुलेंस का चालक नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उनसे संपर्क किया गया जाने लगा रात में, तो वहां के जो मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर है उन्होंने स्विच भी ऑफ कर लिया था। ये ये सबसे बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। और उसके बाद जब पुलिस को इसका जिम्मा दिया जाता है तो पुलिस स्ट्रेचर को गाड़ी से बांध देती है। जी, ये पुलिस भी उसी तरह से कार्य करती है जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग कर रहा था। और ये कार्रवाई की भी बात कही जा रही थी। एसडीपीओ ने कल कहा था कि दोषी पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। बिल्कुल। और पुलिस इस मामले में कह क्या रही है? क्यों नहीं कार्रवाई हुई है इस पूरी हरकत पर? जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कब होगी आखिर? ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के दोनों के बीच में ये पचड़ा को रख दिया गया। दोनों एक दूसरे पर टाल मटोल कर रहे हैं। जयंत, आप हमारे साथ बने रहे। सिविल सर्जन हमारे साथ नीलम चौधरी हमारे साथ जुड़ी है। नीलम चौधरी जी, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आप देखिए कितना ये शर्मनाक वाकया है कि एम्बुलेंस नहीं होती है तो उसका इंतजाम भी नहीं किया जाता है और उसके बाद एक शव को स्ट्रेचर में बांधकर पुलिस ले जाती है। कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिम्मेदार पर कार्रवाई कब होगी? हम लोगों ने जांच कमेटी बना के जांच करवा रही हूँ। जो भी जिम्मेदार होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। कब तक कार्रवाई होगी नीलम जी? हम लोग का ये जो कमेटी देंगे उसके बाद हम लोग ये कमेटी कब देगी रिपोर्ट? क्योंकि एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। जैसे होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं नीलम जी, देखिए ये संदेश सही नहीं जाता है ना। कितनी शर्मनाक तस्वीर है। आप पूरे सिस्टम की बदनामी है। ये तो बहुत हम लोग को खुद ये लग रहा है कि कैसे हम लोगों ने पूरा तहकीकात कर रहा है। हाँ,
मैं पूरे अपने स्तर से फिर वो आपको अभी क्या जानकारी मिली है? शुरुआती जानकारी आपको क्या मिली? क्यों एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी उस वक्त? एम्बुलेंस उपलब्ध है हम लोग के यहाँ, यही तो नहीं पता चल रहा है कि कैसे ये हम लोग के यहाँ एम्बुलेंस भी है, सब वाहन भी है। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है कि एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए? एकदम वहाँ MOIC है, उनको सूचना मिलेगा वो उपलब्ध कराएंगे। यही चीज की तो एकदम तो उन्होंने उपलब्ध क्यों नहीं कराया नीलम जी? नहीं तो यही चीज का तो नहीं पता चल रहा है। वो जो MOIC से पूछा जा रहा है बोल रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ सब चीज है, मेरा स्टाफ सब लोग है, तो उसी के लिए हमने टीम बना के उसको जांच के लिए की है और वो आ जाएगा रिपोर्ट तो उस पर कार्रवाई होगी जो भी होंगे। लेकिन ऐसी बात है हमारे यहाँ 100 वाहन भी है, हमारे यहाँ एम्बुलेंस भी है। देखिए हम उम्मीद यही करते हैं नीलम जी कि जो आप भरोसा दे रही हैं जल्द से जल्द इस मामले की जांच भी हो और कार्रवाई भी हो, लीपापोती की कोशिश ना की जाए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए, इस भरोसे के लिए। उम्मीद यही रहेगी कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये लापरवाही निश्चित रूप से बर्दाश्त से बाहर है। एक शव के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद शर्मनाक तस्वीरें। किस तरह से स्ट्रेचर पर शव को रखा जाता है, उसके बाद उस स्ट्रेचर को पुलिस की गाड़ी से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसे वहां से ले जाया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि रामगढ़ अस्पताल में आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं थी? हालांकि दावा यह किया जा रहा है, जो कि सिविल सर्जन नीलम चौधरी भी दावा कर रही थी कि मौजूद था वहां पर एम्बुलेंस, तो मिली क्यों नहीं एम्बुलेंस? अस्पताल ने क्यों मुहैया नहीं करवाया एम्बुलेंस? अगर एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी, अस्पताल ने लाश को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया और पुलिस ने कोई और व्यवस्था क्यों नहीं की? क्या ये तरीका होता है एक शव को ले जाने का? लाश को खींचकर ले जाना आखिर कहां तक जायज कहा जा सकता है? क्या लाश के साथ ऐसे ही इंसाफ करती है रामगढ़ पुलिस? ये तमाम सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरे वाक्य के बाद खड़े हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। एसडीपीओ अनुज उरांव ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एसडीपीओ अनुज उरांव ने भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन लोगों ने इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया है उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि हमने सिविल सर्जन को सुना जो कि टीम बनाने की बात कह रही है, इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन देखना होगा कहीं ये कोई सिर्फ खाना पूर्ति के लिए तो नहीं किया जा रहा है। ये मामला बहुत गंभीर है। जिस तरीके से यहां पर बर्ताव किया गया है, ड्यूटी किसी ने भी सही तरीके से नहीं निभाई है। एक शव को पहले अस्पताल यूं ही छोड़ देता है, जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर देता है और उसके बाद पुलिस ने जैसा बर्ताव किया, उसके बाद ये कहा गया था पुलिस की तरफ से कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। स्ट्रेचर को गाड़ी में बांधकर आखिर कैसे ऐसे लाया जा सकता है? अनुज उरांव जो कि एसडीपीओ, उन्होंने भरोसा दिलाया था। हालांकि अभी तक दोषियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई का इंतजार अभी भी इस पूरे मामले में। न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि आगे इस तरह की घटना ना दोहराई जाए, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। और बात कर लेते हैं जमशेदपुर की खबर की, जहां पर गुरु की गरिमा को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। एक शिक्षक पर छात्रा के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगा है। इस बात की खबर लगते ही बर्मा माइंस के लोग आग बबूला हो गए और कानून को हाथ में लेते हुए ट्यूशन टीचर की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग आरोपी पर आग बबूला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीर जमशेदपुर की,
जहां पर बर्मा माइंस थाना में एक ट्यूशन टीचर की जमकर धुनाई की गई है। इस टीचर पर आरोप है कि छात्राओं के साथ ये गलत हरकत करता था, गलत व्यवहार करता था और इसी से नाराज लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी आदतें लगाते हैं ताकि बड़ा होकर बच्चा अपना भविष्य सुधार सके, लेकिन आरा के एक पूर्व विधायक ऐसा नहीं मानते। विजेंद्र यादव एक नाबालिग को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हड़कंप मच गया। पुलिस ने नेताजी की राइफल जब्त कर ली है। नेताजी ने दोनाली थमाई, नाबालिग ने कारतूस लोड की और घोड़ा दबाते ही बंदूक से दंदनाती हुई गोली आसमान की ओर निकल गई। भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव कुछ इस तरह से एक नाबालिग को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, मौके पर मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से न सिर्फ इसकी वीडियो उतारी बल्कि उसे सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया। अब नेताजी कह रहे हैं कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ याद ही नहीं। दर दिवाली के दिन हम लोग निकालते हैं, कोई पब्लिक के लिए तो रिप्रेशर होता नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई एथी नहीं है, तो हम अपना साफ सफाई में 2-4 फायर किए होंगे, हमको याद भी नहीं है। नाबालिग को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देते नेताजी का ये वीडियो कब का है, ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके सामने आने से हड़कंप जरूर मच गया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के पहले ही नेताजी ने डीएम के आदेश पर अपनी राइफल आरा की एक लाइसेंसी दुकान में जमा कर दी है, जिसे भोजपुर पुलिस ने उसी दुकान से जब्त किया है। अब पुलिस की इस कार्रवाई पर भी नेताजी लाल पीले हो रहे हैं। परमिशन है, हमने डीएम साहब से परमिशन लिया, में आया है कि ऐसे ऐसे किए हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम सीज किया है, तो वो दुकान पर सीज करेंगे कैसे? ये गैर कानूनी है और जिम्मेदार आदमी इसके डीएम है। डीएम साहब से परमिशन लेकर वो दुकान खुलवा सकते हैं। रात में 9 बजे रात में उनको दुकान खुलवाना भी नहीं है, ये भी गैर कानूनी है। बिहार में हथियार लेकर धौंस जमाने की घटना अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन नेताजी की इस हरकत ने लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। तो नेताजी दरअसल संदेश क्या देना चाहते हैं, ये समझ से परे है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी खबरों की बात कर लेते हैं। कल देश के सभी जिलों में ड्राई रन कोरोना वैक्सीन का किया जाएगा। बिहार इसके लिए कितना तैयार है, आप भी देखिए। कोरोना पर प्रहार का प्लान तैयार है। कोरोना पर प्रहार के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 8 जनवरी को पूरे देश में एक साथ ड्राई रन होगा। मतलब टीकाकरण अभियान के पहले हर कसौटी पर तैयारियों की पूरी परख। इस बार ड्राई रन के लिए हर जिले के 3 जगहों को चुना गया है। जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं है, वहां जिला अस्पताल में ड्राई रन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दवाइयाँ हैं, जो डेमो है वो ले जाए जा रहे हैं या भरे जा रहे हैं, जो तमाम जिलों में यहाँ से भेजी जाएंगी और वहाँ पे कल ये ड्राई रन होगा। तो उसकी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल है। इस जो सेंटर है यहाँ पे वैक्सीन सेंटर स्टेट का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर है। बिहार का वैक्सीनेशन प्लान पूरी तरह से तैयार है। सभी अस्पतालों में मशीनों और सिरिंजों की आपूर्ति तकरीबन की जा चुकी है। जानना जरूरी है कि ड्राई रन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, तो जान लीजिए कि हर जिले के 3 जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा। 2 घंटे में 25 लोगों को डमी टीका लगाया जाएगा। सभी सेंटर पर 3 कक्ष बनाए जाएंगे।
स्वास्थ्य कर्मियों के मोबाइल पर टीकाकरण का मैसेज भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद लोगों को डमी टीका दिया जाएगा। यहाँ पे एक साथ जो कल ड्राई रन होगा सभी जिलों में, वो हर एक जिलों में 3 जगहों का चयन किया गया है जहाँ पे ये ड्राई रन होगा। पहला वो जगह जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, अगर मेडिकल कॉलेज नहीं है तो जिला अस्पताल में होगा। दूसरा निजी संस्थान और तीसरा जो है वो आंगनबाड़ी या फिर सामुदायिक भवन जैसे जो केंद्र हैं वहाँ पे ये वैक्सीन लगाए जाएंगे। दरअसल बिहार का एनएमसीएच अस्पताल भारत के सबसे बड़े वैक्सीन हाउसेज में से एक है। आपके वैक्सीन के रखरखाव की पूरी व्यवस्था यहीं की जा रही है। यही वजह है कि बुधवार को सीएम नीतीश कुमार खुद तैयारियों का जायजा लेने एनएमसीएच अस्पताल पहुंचे थे। एक एक चीज को बारीकी से समझा था। अब उम्मीद है कि 10 दिनों के भीतर कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण पूरे देश में शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो वैक्सीनेशन के लिए बिहार पूरी तरह से तैयार है। अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर, सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल सीएम आवास पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल सीएम आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। साथ में दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद रहे इस मुलाकात के दौरान। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं? सीएम आवास पर पहुंचे भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल। वहां पर मुलाकात उन्होंने की है मुख्यमंत्री से। उनके साथ दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद थे। अब आपको बता दें तारकिशोर प्रसाद भी थे, रेणु देवी भी थे। दरअसल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसी को लेकर ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही मुलाकात थी या फिर कोई और वजह थी? सरकार को बने दरअसल 2 महीने का वक्त जो है वो पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्यों मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है। तो आज इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या इस मुलाकात के पीछे वजह यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है? आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। आनंद, देखिए पूरी एक तरह से कह सकते हैं टीम पहुंच गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। भूपेंद्र यादव भी थे, साथ में तारकिशोर प्रसाद भी थे, रेणु देवी भी थी। आखिर मुलाकात क्यों, किस वजह से? देखिए श्रीकांता, लगभग दोपहर में 1 बजे के आसपास जेडीयू दफ्तर में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे, बीजेपी भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल जैसे नेता पहुंचे थे। आरसीपी सिंह से बंद कमरे में मुलाकात की थी और 1 घंटे के मुलाकात के बाद 6 बजे के आसपास सीएम आवास में बिहार बीजेपी के से जुड़े जितने भी बड़े नेता हैं, भूपेंद्र यादव हो, संजय जायसवाल हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, उनका सीएम आवास में पहुंचना एक बड़ा संकेत है। और खासकर अरुणाचल प्रदेश में जो घटना घटी थी, 6 जेडीयू के विधायकों को तोड़ा गया था, उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं का सीएम से मिलना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मिलना एक संकेत तो देता ही है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो भी संशय की स्थिति बनी हुई थी, विरोधी पार्टी जो लगातार किसी न किसी बहाने जेडीयू पर हमला बोल रहे थे, अब शायद वैसी परिस्थिति न हो। और खासकर इस बैठक को इस महीने भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को और शायद आरसीपी सिंह को ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि जो कुछ घटना घट गई वो कुछ और वजह थी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है श्रीकांता कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 16 या 18 के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और अभी भी 14 मंत्री जो मंत्रियों की संख्या बहुत कम है और मंत्रियों की संख्या भी बढ़ानी है, क्योंकि कामकाज में तेजी लाना है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं, दौरा पे दौरा कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार की कोशिश है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एमएलसी का भी जो राजभवन कोटा से जो होना है उसका भी सिलेक्शन होना है। तो तमाम मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की कोशिश होगी कि एक राय बनाकर और जल्द से जल्द एमएलसी का मामला हो या फिर
मंत्रिमंडल का विस्तार का है उसे फाइनल शेप दिया जाए। तो आज जब बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं सीएम आवास में, तो उम्मीद जताई जा रही है कि उन तमाम बातों पर फैसला हो जाएगा और खरवास के बाद जो 14 जनवरी के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है सिरंदा। लेकिन उसके पहले एक बड़ी कवायद ये मानी जा रही है कि बीजेपी के नेताओं के बड़े नेताओं का नीतीश कुमार से मुलाकात करना। हाँ बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। देखिए एक साथ कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई होगी और इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आनंद इस जानकारी के लिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर भी बातचीत हुई होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 MLC का चुनाव होने वाला है और इसके अलावा जो जितने भी मसले थे उनको डिस्कस करने की कोशिश की गई। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में टूट के बाद हालात बने थे, जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी, उसको भी डैमेज कंट्रोल की कहीं ना कहीं कोशिश यहां पर की गई है। बहरहाल कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।